नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हमारा जियोग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। इस भारत के भौतिक विभाजन में हम पूरा पृथ्वी का पहले आकार देखेंगे, इसके बाद पूरा कितने भागों में भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में विभाजित किया गया है तथा ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक तथा ये ट्रांस हिमालय क्या है आदि की चीज़ों के बारे में हम एकदम डायग्राम से तथा ट्रिक से हम एकदम सारी चीज़ों को याद करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अगला होगा। तो हम चलिए शुरुआत करते हैं। तो जियोग्राफी की जहाँ शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहले भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है आदि की चर्चा करके हम वीडियो को इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले आप समझिए कि आपसे अगर पूछा जाए पृथ्वी का आकार कैसा होता है तो आप लोगों को अंडाकार कह सकते हैं आप, लेकिन आप बिल्कुल गोल ये कहना गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी का आकार क्या होता है दोआब, यानी कि इंग्लिश में कहें तो जियोड होता है। जो पृथ्वी का आकार होता है जियोड होता है। अब जियोड हम इस क्यों मान के चल रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर कहीं कहीं पर्वत, कहीं कहीं खाइयाँ, कहीं घाटियाँ, महासागर, समुद्र, नदियाँ, झीलें, दर्रे आदि सब पाए जाते हैं। तो कब पृथ्वी इसका मतलब गोल नहीं हो सकती। तो पृथ्वी जैसे ये चित्र में है तो ऐसा दिखाया जा रहा है। कैसी है, जियोड है पृथ्वी का आकार। ठीक है। अब देखिए भारत के 100% भूमि पर, यानी कि भारत के 100% भूमि पर जो मैदान कितने परसेंट पर पाए जाते हैं, तो मैदान पाए जाते हैं 43.2% पर मैदान पाए जाते हैं। अगर पर्वत की बात करें तो 10.6% पर पर्वत पाए जाते हैं। पठार 27.7 में पाए जाते हैं और पहाड़ियाँ 18.5 में, यानी कि 18.5% में क्या पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो भारत के कुल 100% जो भूभाग पर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मैदान पाए जाते हैं 43.2%। सेकेंड में पठार पाए जाते हैं 27%। थर्ड में पाए जाते हैं पहाड़ियाँ और चौथे में पठार पाए जाते हैं। इतना आपको क्या करना है, इतना आपको याद करके चलना है। ठीक है। अगला, अब भारत का भौतिक विभाजन। अब भारत का भौतिक विभाजन समझिए। भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो जो भारत का भौतिक विभाजन कुल 6 भागों में किया गया है। ऐसे कौन कौन से 6 भाग हैं, देखिए आपको अगर यहीं पर बिल्कुल मेरे साथ याद करना है तो आप एकदम नोट्स बना के चलिए। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अगर आप नोट्स अपने हाथ से बनाएंगे, चीज़ों को समझेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। ये मेरी बात आप बिल्कुल मान के चलिए। ठीक है। तो भारत का जो भौतिक विभाजन 6 भागों में किया। कौन कौन से 6 भाग हैं, तो है पहला है उत्तर तथा पूर्वी पर्वतमाला। तो पर्वतमालाओं के बारे में से पढ़ेंगे, जैसे हिमालय क्या होता है, माउंट एवरेस्ट क्या है, ये कहाँ पाया जाता है, इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड में पढ़ेंगे उत्तर भारत का मैदान। थर्ड में पढ़ेंगे प्रायद्वीप भारत। चौथे में भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे और 5वें में हम तटीय मैदान पढ़ेंगे और 6वें में हम द्वीप समूह पढ़ेंगे। तो हम इस मैप के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे मैंने पहले आपको बताया भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन में मैंने सबसे पहले आपको बताया ये पर्वतीय क्षेत्र। तो सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र, इसके बाद हम मैदान पढ़ेंगे, थार पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो 6 भागों में कुल भारत का भौतिक विभाजन किया गया है। इन्हीं 6 भागों में सबसे पहले जो हमारा पार्ट होगा तो ये वाला होगा भारत तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसे उत्तर पूर्वी पर्वतमाला ये सब कह सकते हैं। तो इस पार्ट को हम सबसे पहले समझेंगे और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत का जो भौतिक विभाजन 6 में किया गया है, 6 भागों में, और 6 भागों में से हम पहले भाग को लेकर चलने वाले हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश या पर्वतमाला भी इसको कहा जा सकता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले ये बता रहा है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का विस्तार सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। अब सिंधु नदी का मोड़ कहाँ है तथा ब्रह्मपुत्र नदी का मोड़ कहाँ है, आप इस थोड़ा सा मैप में समझिए। देखिए यहाँ पे एक झील है, उसको कहते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ये एक सिंधु नदी है। क्या सिंधु नदी ऐसे, तो यहाँ इस मोड़ से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे यहाँ पर पहुँच जाती है। तो इस मोड़ से लेकर और आगे अरुणाचल प्रदेश तक ये किसका विस्तार है, तो ये विस्तार है हमारे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का। ये फर्स्ट वाला पार्ट है जिसको हम बता रहे हैं, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का यहाँ से लेकर पूरा विस्तार यहाँ तक है। ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आकार इसका कैसा है, आकार इसका अर्धवृत्त आकार है। कैसा आकार है इसका, अर्धवृत्त आकार है। अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त जैसे। देखिए ये सिंधु नदी का मोड़ है ये, और यहीं से एक निकलती है मानसरोवर झील है। ये मानसरोवर झील से एक निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी।
तो यहीं से एक ऐसा आकार बनता है। तो आपको ऐसा समझ में रहा होगा कैसा बन रहा है, आधे गोला जैसा। कैसा बन रहा है, आधे गोला जैसा आकार बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना आधे गोला जैसे। तो अर्धवृत्त इसको कहा जाता है, ठीक है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरब चौड़ाई की बात करें तो पूरब में 150 तथा पश्चिम में जो है 400 किलोमीटर तक ये क्या हुआ है, फैला हुआ है, ठीक है। इतना बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब प्रमुख जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप लोग एक बार मैं रिवाइज करा दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भारत का जो भौतिक विभाजन है 6 भागों में किया गया है। उसमें से 6 भागों में से पहला पार्ट है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब उत्तर के पर्वतीय प्रदेश यानी कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से 4 हैं, अब इन्हीं 4 के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो आप एकदम बिल्कुल नज़र अपनी बना के रखिएगा, अब कहीं भी आपको डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर इसके बाद बृहत हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, कुछ भी कह दें एक ही नाम है। इसके बाद लघु व मध्य हिमालय है। इसके बाद बाह्य या शिवालिक हिमालय है। आपको बोझ लेके बिल्कुल नहीं चलना है, आपको एकदम स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको मैं यहीं पर याद करा दूंगा आपको चित्रों के माध्यम से। तो सबसे मैंने पहले बताया ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब मान लीजिए आप ये क्या हिमालय है, आपको मानना है कि पूरा ये क्या हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत को 4 भागों में मैंने बांट दिया। कौन कौन से, पहला मैंने ट्रांस हिमालय बना दिया, यहाँ पे देखिए पहला मैंने ट्रांस हिमालय बना दिया, दूसरे को मैंने महान हिमालय बता दिया, तीसरे को लघु हिमालय और चौथे को शिवालिक हिमालय। इसी तरह हिमालय जो है 4 भागों में ये पूरा यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा ये क्या हुआ, फैला हुआ है। और यहीं तक 4 भागों में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। देखिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। सबसे ऊपर वाली चोटी क्या है हमारी, ट्रांस हिमालय। इसके बाद सेकंड में क्या है, ये महान हिमालय। तो एक आप बात बताइए, ये पहला ट्रांस हिमालय, ये दूसरा महान हिमालय। तो अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय के उत्तर में, उत्तर ऊपर हुआ ना, तो उत्तर में कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय है। तो एक पॉइंट यहाँ से बन सकता है कि महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है तथा ट्रांस हिमालय के दक्षिण में महान हिमालय स्थित है। ये आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए महान हिमालय ट्रांस हिमालय के ऊपर है, महान हिमालय के ऊपर ट्रांस हिमालय है, तो उत्तर में हुआ, और ट्रांस हिमालय के नीचे महान हिमालय है, तो ये दक्षिण में हुआ। ये क्या, अगर आप चित्र हैं, चित्र से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है। तो ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय एक यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है, जिसे यूरेशियन प्लेट का एक हिस्सा है। अब देखिए 2 प्लेटें हैं हमारे पास, इसको एक को कहते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दूसरे को यूरेशियन प्लेट कहते हैं। और ये बीच में टेथिस सागर है। क्या है, टेथिस सागर है। अब जब ये दोनों प्लेटें आपस में क्या करती हैं, टकराती हैं, ऐसे ऐसे क्या करती हैं, टकराती हैं, तो जो बीच का भाग है ये ऊपर उठता है। क्या करता है, मान लीजिए जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग क्या होता है, ऊपर उठता है। हमारे जो बीच का भाग क्या होता है, ऊपर उठता है। और जब यही ऊपर उठता है तो ये क्या बन जाता है, यही ट्रांस हिमालय बन जाता है। देखिए पढ़ते हैं हम थोड़ी थ्योरी में। तो कहा दोनों प्लेटों के टकराने से बीच वाला भाग जो टेथिस सागर है ऊपर उठता है, वही ट्रांस हिमालय बन जाता है। चूँकि जैसा कि मैंने आपको चित्र में ये बताया। इसकी लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद हो जाए तो बढ़िया है, ना याद हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये अवसादी चट्टानों से बना है। किन चट्टानों से बना है, ये अवसादी चट्टानों से बना है। अवसादी चट्टानें कौन सी होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूँ। ये हमारा क्या वोल्कानो यानी कि ज्वालामुखी है। तब ज्वालामुखी नीचे मैग्मा है, ये जब बाहर निकलता है तो मैग्मा को लावा कहा जाता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो ये चट्टानें जम जाती हैं। जब जम जाता है लावा उसी को अवसादी चट्टानें कहा जाता है। तो जो ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। इसी श्रेणी से सतलुज नदी, सिंधु नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी निकलती हैं। तो इसी श्रेणी से सतलुज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तथा सिंध नदी निकलती हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है। देखिए ऊपर होगा ट्रांस हिमालय, नीचे है महान हिमालय। अब दोनों के बीच में एक रेखा जाती है, एक लाइन जाती है, जिसको सचर जोन या हिंज लाइन कहा जाता है। आप यहाँ पे थोड़ा समझिए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए ये ऊपर क्या है, ये है हमारा ट्रांस हिमालय और नीचे क्या है, महान हिमालय। इन्हीं के बीच में से एक लाइन जाती है, इन्हीं को दोनों पर्वतों को अलग करती है। उसका नाम है सचर जोन या हिंज लाइन के नाम से इसको जाना जाता है।
ये आपको समझ में आ गया। अगला, अब ट्रांस हिमालय को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको फिर रिवीजन कराया दे रहा हूँ। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया, भौतिक क्षेत्रों में। 6 में से पहला उत्तर पूर्वी का जो पर्वतमाला है, प्रदेश है, उसमें से पहला है हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का जो को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं? तो सबसे पहले काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर श्रेणी। तो जो है ट्रांस हिमालय को 3 मुख्यतः भागों में बांटा गया है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी, इन 3 भागों में बांटा गया है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे काराकोरम श्रेणी क्या है। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। क्या है? भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। अन्य नाम क्या है इसके? कृष्णगिरी हो गया। उच्च एशिया की रीढ़ भी से कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टेन या K2 8611 जिसकी क्या है ऊंचाई है। यह अधिकृत POK कश्मीर में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि जो K2 है ये किस श्रेणी में स्थित है? तो ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये किसका हिस्सा है? तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, काराकोरम श्रेणी। तो यहीं पर K2 पर्वत स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको समझ में आ गया। कहाँ स्थित है? तो ये कश्मीर POK में स्थित है, अधिकृत कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगला, काराकोरम श्रेणी नुब्रा घाटी में ही भारत का सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर है। तो काराकोरम श्रेणी में ही नुब्रा घाटी है एक, वहाँ भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसको सियाचिन ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम काराकोरम पढ़ लिया। अब दूसरी हमारी लद्दाख श्रेणी। तो काराकोरम से मैंने आपको क्या बताया कि काराकोरम श्रेणी में ही K2 नाम की जो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको समझ आ गया, जिसकी 8611, आपको इसकी लंबाई ऊंचाई याद रखना 8611 है। ठीक है, अब दूसरा हमारा लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी क्या है? यह लेह के उत्तर एवं काराकोरम के दक्षिण में है। ये क्या है? लेह के उत्तर में और काराकोरम के दक्षिण में है। ये आपको ऐसा बता रहा है। देखिए, काराकोरम का दक्षिण, ये काराकोरम का नीचे क्या हुआ? दक्षिण हुआ। और इसके ऊपर लद्दाख के क्या है? ऊपर। तो ये काराकोरम के क्या है? दक्षिण में है। ठीक है, अगला है, इस श्रेणी के पूर्व भाग पर हिंदू धर्म का सबसे पवित्र कैलाश पर्वत तिब्बत चीन में स्थित है। इसी जो लद्दाख श्रेणी, मान लीजिए लद्दाख श्रेणी है, इसी का जो अगला विस्तार है इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत। क्या कहा जाता है? कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत कहाँ है? तो लद्दाख श्रेणी में ही कैलाश पर्वत स्थित है। और लद्दाख श्रेणी किसका भाग है? तो ट्रांस हिमालय का लद्दाख श्रेणी भाग है। विश्व की सबसे ऊंची ढाल, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी इसी श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो आपसे पूछा जाए कि लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो राकापोसी है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे क्या खड़ी ढाल वाली चोटी है। ये आपको 2 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए, एक चीज़ एक बार में कुछ याद नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ में आपको मैं ऐसे पढ़ाऊँगा कि आप 60% याद कर लेंगे। अब 20% के लिए आपको फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। इसके बाद 3 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमारा जास्कर श्रेणी। सबसे पहले काराकोरम, फिर मैंने आपको कौन सी बताई, फिर मैंने आपको लद्दाख बताई। इसके बाद हम पढ़ेंगे जास्कर श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? जास्कर श्रेणी। यह श्रेणी लद्दाख के नीचे वाली श्रेणी है। तो लद्दाख के सबसे नीचे वाली श्रेणी कौन सी है? तो जास्कर श्रेणी। जैसा कि ये देखिए, लद्दाख के नीचे कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी है। ठीक है, ये तो लद्दाख के नीचे जास्कर श्रेणी है। बस यही आपको बता रहा है। अगर आपको पता है, मैप पता है, आपको थोड़ा सा रूपरेखा बनी है, तो आप खुद भी लिख सकते हैं। आप सीधा लिख सकते हैं कि लद्दाख के नीचे जास्कर श्रेणी है, बस। लद्दाख के ऊपर क्या है? काराकोरम श्रेणी है, बस। ठीक है, लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी के मध्य में सिंधु नदी बहती है। तो कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। अब आपको इसको ऐसा समझिए, क्या कह रहा है आप यहाँ से? कह रहा है लद्दाख श्रेणी तथा जास्कर श्रेणी के बीच में सिंधु नदी बहती है। अभी हमारी लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, यहाँ के बीच में क्या? सिंधु नदी बहती है। मैंने आपको मैप में बताया था ना, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। तो दोनों के बीच में सिंधु नदी बहती है। विस्तार इसका कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में इसका विस्तार है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी का। नंगा पर्वत इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो लद्दाख जो है जास्कर लद्दाख श्रेणी की जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या कौन सी है? तो नंगा पर्वत जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपसे पूछ ले जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, तो नंगा पर्वत है। और जास्कर श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय के 3 भाग हैं। मैंने आपको बताया था काराकोरम,
लद्दाख, जास्कर। तो हमने जास्कर पढ़ लिया। अब इसमें कुछ दर्रे भी हैं, जास्कर श्रेणी में कुछ दर्रे भी हैं। कौन कौन से प्रमुख दर्रे हैं इनको देखिए, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा आदि श्रेणी में उत्तराखंड में स्थित है। तो आदि दर्रे क्या है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये मैंने आपको हिमालय का फर्स्ट पार्ट पूरा समझा दिया। हिमालय का फर्स्ट पार्ट कौन सा था, ये हिमालय का फर्स्ट पार्ट था हमारा ट्रांस हिमालय, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, हिमालय को मैंने बताया ना 4 भागों में डिवाइड किया, तो ट्रांस हिमालय मैंने समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो इसको कह लीजिए बृहद हिमालय कह लीजिए, या फिर ग्रेट हिमालय कह लीजिए, या फिर महान हिमालय कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ रिकॉल करा देता हूँ जो कि मैंने बता चुका हूँ। ये देखिए ऊपर वाला हमारा ट्रांस हिमालय है पूरा, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या है, ये महान हिमालय है। इन दोनों के बीच से एक लाइन जाती है जिसको कहते हैं, दोनों को अलग करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सचर जोन या हिंज लाइन। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, आप चाहे नोट कर लीजिए कि ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती है, तो उसको कहते हैं सचर जोन, उसको अलग करती है। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा ये ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा दिया। अब हम सेकंड नंबर महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो महान हिमालय, बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, बात एक ही है। तो इसके विस्तार की बात करें तो देखिए, इसका जो विस्तार है पश्चिम भाग में जम्मू कश्मीर तथा उत्तराखंड में है, मध्य भाग में नेपाल तथा तिब्बत में है, तथा पूर्वी भाग में अरुणाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। ठीक है, इतना। अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसको कहते हैं नामचा पर्वत। क्या नाम है इसका, इसका नाम है नामचा पर्वत। तो नामचा पर्वत से, और इधर है उत्तराखंड में नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक इसका कुल विस्तार है। अगर हम यहाँ पे अगर देखना चाहें मैप में, अगर हम समझें तो मैप में हम कुछ इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। तो इस श्रेणी से लेकर यहाँ तक यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ तक उसका कुल क्या है, विस्तार है हमारा किसका, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय का। यहाँ तक कुल मिला के इसका विस्तार है। बृहद हिमालय या लघु हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर से 2600 किलोमीटर है। ठीक है, तो कुल लंबाई की बात करें, ठीक है, तो यहाँ से लगभग यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी है, तो 24 से 2600 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल इसकी लंबाई है। ठीक है, संसार की सबसे अधिक ऊंची चोटियाँ इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संसार की जो सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ हैं अधिकतर इसी श्रेणी में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, ये देखिए माउंट एवरेस्ट है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इसकी आपको याद करना है, इसकी आपको ऊंचाई याद करना है। ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर। ठीक है, कंचनजंगा है 8558 मीटर, धौलागिरी है 8172, अन्नपूर्णा इसी प्रकार 8078, मकालू है 8481 मीटर। इसके बाद नंदा देवी है 7816। इसके बाद त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ, नीलकंठ। तो ये आदि जो पर्वत चोटियाँ हैं ये यहीं पाई जाती हैं। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या फिर बृहद हिमालय में ये आज सारी चोटियाँ जो पाई जाती हैं। तो माउंट एवरेस्ट आप अगर आपसे पूछो तो किस हिमालय का पार्ट है, तो माउंट एवरेस्ट जो है मेन रूप से किस हिमालय का पार्ट है, तो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। आपको इतना समझ में आ गया। ठीक है, अगला, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। क्या चोलुंगमा के नाम से कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। और नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं कि नेपाल में सागर माथा किसके नाम से जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को, या माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, अन्य किस नाम से, तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में से चोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी के मध्य से ही गंगा यमुना नदियों को उद्गम हुआ है। आपको पता है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड के, और यमुना नदी क्या रहती है, यमुनोत्री से निकलती है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो इसका पश्चिमी विस्तार है ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय का, ये जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में है। तो ये उत्तराखंड में ही होकर गुजरती है। ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था। ठीक है, अगला है, इस श्रेणी में अनेक दर्रे स्थित है। कौन कौन से दर्रे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में देख लीजिए बुर्जिल्ला दर्रा, लद्दाख में जोजिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा, और सिक्किम में है जैपला दर्रा। तो ये दर्रे भी प्रमुख में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि जो जोजिला दर्रा है ये निम्न में से किस हिमालय में पाया जाता है, तो ये ग्रेट हिमालय में पाया जाता है। ठीक है, अगला, अब अगला है कि देखिए महान हिमालय, ये जो महान हिमालय हो गया हमारा,
ये महान हिमालय हो गया और ये जो लघु हिमालय हो गया, इन दोनों के बीच को कौन सी लाइन अलग करती है? तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट। तो मैन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय तथा लघु हिमालय के बीच की जो लाइन है, जो दोनों पर्वतों को अलग करती है। जिस प्रकार ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती थी? सचर जोन। उसी प्रकार मैन सेंट्रल थ्रस्ट जो है महान हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करती है। ये आपको समझ में आ गया। अगला है हमारा तीसरा पार्ट है लघु व मध्य हिमालय। लघु व मध्य हिमालय मैं आपको बता दूं, फिर इसके बाद एक बार फिर आपको रिवीजन करा देता हूं। चूँकि हमने पढ़ा था कि हिमालय को चार भागों में डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। जिसमें हमने आप ट्रांस हिमालय बता दिया, इसके बाद महान हिमालय बता दिया। अब हम लघु हिमालय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए लघु कह दीजिए या मध्य हिमालय कह दीजिए, बात एक ही है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। तो ये मैं बताने वाली चीज़ नहीं, आपको पता ही है। शिवालिक और मध्य, ये देखिए क्या कर रहा है, जो लघु हिमालय है ये शिवालिक हिमालय के और महान हिमालय के बीच में स्थित है। यही बात आपको यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में बताई गई है, ठीक है। इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। लंबाई जो है 400 किलोमीटर लगभग इसकी क्या है, लंबाई है। इसका पश्चिमी विस्तार पीर पंजाल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। देखिए बहुत जगह कन्फ्यूजन होती है, कहते हैं कि पीर पंजाल जो श्रेणी है तो लघु व मध्य हिमालय का भाग है, ठीक है। क्या है, पार्ट है, लेकिन पार्ट है इसके विस्तार है। लघु व मध्य हिमालय का एक विस्तार है जो श्रेणी, जिसको पीर पंजाल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसमें प्रमुख दर्रे भी पाए जाते हैं। निम्न में से कौन से दर्रे हैं? तो जैसे पीर पंजाल दर्रा हो गया और बनिहाल दर्रा हो गया, ठीक है। अगला लघु हिमालय में धौलाधर श्रेणी पाई जाती है। कौन सी? धौलाधर श्रेणी पाई जाती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसी श्रेणी में शिमला, कुल्लू मनाली जैसे पर्यटन पाए जाते हैं। देखिए जो हमारा लघु हिमालय में धौलाधर एक पाई जाती है, धौलाधर श्रेणी। धौलाधर श्रेणी में ही जैसे आपने सुना होगा कि मैं जा रहा हूँ कुल्लू जा रहा हूँ, मैं शिमला जा रहा हूँ, तो कहाँ है? ये धौलाधर श्रेणी में ही। और धौलाधर श्रेणी किस हिमालय का पार्ट है? तो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का पार्ट है धौलाधर श्रेणी। अब यहाँ पे धौलाधर श्रेणी में महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं? जैसे मसूरी हो गया, ये उत्तराखंड में पड़ता है। चकरौला बहुत ही महत्वपूर्ण है, चकरौला ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। यूके मतलब उत्तराखंड। नैनीताल उत्तराखंड में है, रानीखेत उत्तराखंड में है और अल्मोड़ा जो भी ये भी उत्तराखंड में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय में कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घास के मैदान इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि इसमें नाम जुड़ के कुछ नए नाम बनते हैं। जैसे कश्मीर में जो घास के मैदान है इसे मर्म कहा जाता है। तो अगर ऐसा पूछे कि कहाँ के घास के मैदानों को मर्म कहा जाता है, तो कश्मीर के घास के मैदानों को मर्म कहा जाता है, जो लघु हिमालय में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो ये मर्ग मतलब घास के मैदान ही है, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है। और उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। और एक नाम और कहा जाता है प्यार। क्या कहा जाता है? प्यार कहा जाता है, प्यार। तो बुग्याल और प्यार जो है लघु हिमालय में ही उत्तराखंड में घास के मैदान को कहा जाता है, ठीक है। और लघु हिमालय मध्य हिमालय की कुछ घाटियाँ हैं। घाटियाँ कौन कौन सी हैं? देखिए कश्मीर की घाटी पीर पंच श्रेणी और ग्रेट हिमालय के बीच मध्य स्थित है। इसके बाद है काठमांडू की घाटी जो नेपाल में स्थित है। कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है और कुल्लू घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ भी थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। यह हमारा चौथा पार्ट रहेगा। क्या पढ़ेंगे? शिवालिक तथा बाह्य हिमालय। एक बार फिर आपको याद कर दिलवा दूँ, ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया, महान हिमालय पढ़ लिया, लघु हिमालय पढ़ लिया। अब हमारा बचता है शिवालिक हिमालय, लास्ट उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय, इसे बाह्य हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब क्या है, ये बाहरी है, ठीक है। तो यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीनतम श्रेणी है। तो नवीनतम श्रेणी कौन सी? शिवालिक है। अन्य नाम इसका कौन कौन से हैं? तो शिवालिक हो गया, बाह्य हिमालय हो गया, उप हिमालय भी इसको कहा जाता है। इसका विस्तार कौन सा है? तो पंजाब में पोटवर बेसिन के दक्षिण से कोसी नदी तक इसका विस्तार है। औसत चौड़ाई इसका 15 से 30 किलोमीटर की औसत चौड़ाई है। इसे गोरखपुर के पास हुडवा श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेन चीज़ आप समझने के लिए, ये शिवालिक क्या है? शिवालिक। ये है लघु,
हो गया शिवालिक, हो गया लघु। अब इन दोनों पर्वतों को एक अलग करती है उस रेखा क्या नाम है, उस रेखा का नाम है मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसको कहा जाता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार फिर दोबारा आपको एक याद करवा रहा हूँ। आपको याद कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो आपसे पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच कौन सी जो जोन है, या फिर दोनों पर्वतों कौन सी लाइन अलग करती है, तो सचर जोन अलग करती है, हिंज लाइन अलग करती है। इसके बाद पूछा जाए आपसे महान हिमालय तथा लघु हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती है, तो उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन नामक लाइन जो अलग करती है। इसके बाद लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय को कौन सी लाइन अलग करती है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट इसको अलग करती है। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अगला है शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं, जिनको पश्चिम और मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, हरिद्वार। तो इस शिवालिक और मध्य में क्या अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं घाटियों को पश्चिम में क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है, और पूरब में द्वार कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा देहरादून, हरिद्वार, तो इन्हीं के बारे में कहा जाता है। देखिए ये हो गया हमारा मध्य हिमालय और ये हमारा हो गया शिवालिक हिमालय। इसके बीच में जो मैंने आपको ये एक रेखा बताई थी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। यानी कि सिडनी बुडार्ड नामक एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो हिमालय का है नदियों के आधार पर विभाजन किया है। तो कौन कौन सी नदियों के बारे में विभाजन किया है, तो इसके बाद हम अगले पार्ट में इसको समझेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ आपको निश्चिंत रहे, आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नोट्स बना के चलिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो आज सारी चीज़ें मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ पर डाउट क्लियर कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, या टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।